नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शिशु से वयस्क का बनना। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिशु से वयस्क का बनना। देखो, हम सब जानते हैं कि एक नवजात जन्मे प्राणी अर्थात एक जंतु अथवा अंडे के प्रस्फुटन से, जैसे मुर्गी में अंडे का जब प्रस्फुटन होता है तो उससे जो प्राणी निकलता है, जैसे मुर्गी में चूजा निकलता है, तो ये वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके ये जिस समय ये जन्म लेते हैं, चाहे वो नवजात का जन्म हो या अंडे से निकले हुए चूजे का प्राणी का जन्म हो, वो शिशु आकार में वयस्क जैसे ही होते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं, जो कि धीरे धीरे वृद्धि करके अपने वयस्क के समान बन जाते हैं। जैसे गाय का बछड़ा है तो गाय जैसा ही, लेकिन आकार में छोटा है। ऐसी चूजा है तो मुर्गी जैसा ही, लेकिन आकार में छोटा है, तो उन्हें हम शिशु कहते हैं। और वो शिशु से वृद्धि करते हुए वयस्क में बदल जाते हैं, अर्थात बड़े मुर्गी में बदल जाते हैं या बड़ी गाय बन जाती हैं। लेकिन कुछ जंतुओं में क्या होता है कि जो नवजात होते हैं वो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। अर्थात जो शिशु हैं या अंडे से निकली हुई जो संरचना है, वो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देती। जैसे कि हम रेशम कीट के जीवन चक्र की बात करें तो रेशम कीट के जीवन चक्र में जैसे अंडा होता है, मादा रेशम कीट शहतूत के पेड़ पे अंडे देती है पत्तियों पर। तो जैसे मुर्गी में अंडे से चूजा निकलता है, तो यहाँ मुर्गी में यहाँ जो मादा रेशम कीट का अंडा है उससे लार्वा निकलेगा, और लार्वा जो है वो वृद्धि करके प्यूपा में बदलेगा, और प्यूपा वृद्धि करके वयस्क में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंडे से जो प्रारंभिक संरचना निकली वो लार्वा होती है। तो यहाँ ये जो नवजात जो प्राणी विकसित हुआ है, ये वयस्क प्राणी से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम मेंढक की बात करें, मेंढक के जीवन चक्र की बात करें, तो यहाँ एक मादा मेंढक अंडे देती है, और इन अंडों से आरंभिक टेडपोल और बाद का टेडपोल, ये टेडपोल विकसित होते हैं, अर्थात अंडों से टेडपोल लार्वा बनता है। ये इसका लार्वा है टेडपोल मेंढक का, और लार्वा जो है वो बाद में वयस्क में बदल जाता है। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देता? बिल्कुल दिखाई देता है। यही टेडपोल बाद में वयस्क मेंढक में बदल जाता है। जैसे रेशम कीट में की इल्ली या जिसे प्यूपा कहते हैं, वो वयस्क रेशम कीट से अलग दिखाई देता है। तो वयस्क में जो लक्षण पाए जाते हैं वो नवजात में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर उनकी जो नवजातों की जो शारीरिक संरचना है वो वयस्क से भिन्न होती है। तो यहाँ मेंढक में भी हम देख सकते हैं कि जो मेंढक का लार्वा है टेडपोल, वो मेंढक से भिन्न होता है। तो मेंढक के जीवन चक्र में हमने पढ़ा कि अंडे से टेडपोल लार्वा निकला, लार्वा बाद में वयस्क मेंढक में बदल जाता है। टेडपोल वयस्क मेंढक से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है। इस प्रकार टेडपोल का कुछ विशेष शारीरिक परिवर्तनों के साथ
अर्थात टेडपोल लार्वा का कुछ विशेष शारीरिक परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरित होने की इस क्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। अर्थात टेडपोल लार्वा से वयस्क में जब वो बदलता है तो उसके अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसे हम कायांतरण कहते हैं। तो ये था यहाँ पर जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में। अब हम बात यहाँ करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि जब केवल एक ही जनक जीव नए जीव को जन्म देता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा जैसे कुछ जंतु अलैंगिक जनन द्वारा नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रा है, वो भी अलैंगिक जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। अब हम यहाँ पहले हाइड्रा में और फिर अमीबा में, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा और अमीबा में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार से संपन्न होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर अब समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रा की। देखिए, हाइड्रा एक जलीय जंतु होता है और हाइड्रा में जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, जब पर्याप्त जल, प्रकाश एवं भोजन इन्हें उपलब्ध होता है, तो ये मुकुलन द्वारा बाई बडिंग, मुकुलन को बडिंग बोलते हैं, द्वारा ये अलैंगिक जनन करते हैं। तो इसमें क्या होता है इस क्रिया में कि हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। देखिए, इसके शरीर पे एक छोटा सा उभार बन रहा है पहले चित्र में। फिर ये उभार विकसित होते हुए नए जीव बनाते हैं और ये नए जीव, जिन्हें हम मुकुल कहते हैं, मुकुल बनते हैं। इस प्रकार के जनन में, जिसमें हम देख रहे हैं कि केवल एक ही जनक अर्थात एक ही हाइड्रा नए जीव को जन्म देता है, इसलिए हम इसे यहाँ अलैंगिक जनन कह रहे हैं। हाइड्रा में जो मुकुल से नया जीव बनता है, इसलिए इस प्रकार का जनन जो है वो मुकुलन कहलाता है। तो जब ये मुकुल बड़ा हो जाता है तो जनक हाइड्रा से पृथक होकर, अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो हाइड्रा अत्यंत छोटे जलीय जीव होते हैं। इनके शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। इन उभारों को, इन संरचनाओं को मुकुल कहा जाता है। यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है और अंततः जनक हाइड्रा से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। हाइड्रा में इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अमीबा की। देखिए, अमीबा में द्विखंडन का मतलब होता है कि एक अमीबा दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, खंडित हो जाता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक अमीबा जो है उसमें सबसे पहले अंदर केंद्रक विभाजित होता है, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें सबसे पहले केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है, जिससे कि इसमें जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद इसकी कोशिका बीच में से दो भागों में बंटने लगती है। सी चित्र में आप देख सकते हैं, सी में, और जिसके प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक ट्रांसफर हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। डी में देख रहे हैं आप, जिन्हें हम संतति अमीबा कहते हैं, अर्थात पुत्री अमीबा कहते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उसे हम द्विखंडन कहते हैं। तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव होता है। जनन के प्रथम चरण में अमीबा के केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। केंद्रक, सबसे पहले केंद्रक बढ़ता है दो भागों में,
इसके बाद कोशिका भी दो भागों में विभाजित होकर अलग अलग हो जाती है। प्रत्येक नई कोशिका में अपना अपना केंद्रक होता है। इस प्रकार एक जनक कोशिका दो नए अमीबा में बदल जाती है। तो जनन की इस विधि को द्विखंडन कहते हैं। तो ये था यहाँ पर लेसन नंबर 9, जंतुओं में जनन। ये आज यहाँ समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में अब हम यहाँ लेसन नंबर 12, क्योंकि लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 11 आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब हम लेसन नंबर 12 की अगले पीरियड में बात करेंगे। ये होमवर्क आपको कॉपी में नोट करके मेरे को सेंड करना है। थैंक यू।